नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आप लोग जैसे कि देख रहे थे, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। जो पिछले साल एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उसके डेली एक एक करके 6 सेट अभी तक कर चुके हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 7वां सेट। और हाँ, अगर आप इन सभी सेट्स के पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप वहां जाकर इन सारी चीजों के पीडीएफ ले सकते हैं। ये आपको वहां पे आसानी से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम बढ़ रहे हैं 7वें नंबर क्वेश्चन सेट पेपर की तरफ। देखिएगा इसके जो 25 क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं, और आराम से एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आप भी इनको करते चलिए और एक एक करके ये जरूर देख लें कि आप आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन लिया गया वो क्या कह रहा है। कह रहा है 101 वस्तु को 242 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको जो रेट पता है वो 3% के लॉस वाला पता है। तो थोड़ी देर के लिए हमने अगर सीपी को 100 मान लिया तो 3% लॉस के बाद जो रेट आएगा वो 97 आएगा, और इसका वैल्यू आपको पता है 242 रुपए 50 पैसे। और आपको जो रेट चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको 13% लाभ वाला चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं 113 का वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 13 का वैल्यू क्या होगा, तो 97 का वैल्यू जब आप देखेंगे तो एक यूनिट का जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो यहां से जब आप कट करेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। अगर आप पूरा पूरा भाग देंगे तो यहां से ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2.5। 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, इतना ये जाएगा। 2 बार में, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, और 5 बार। और आप देख सकते हैं 25 सत्ते 175, बचा आपका 17, 25 तो यहाँ 225 और 17 242। अगर एक यूनिट का वैल्यू 2.5 आया तो 113 यूनिट का जब आप निकालेंगे तो 25 से 75, हाथ से लगा 7, 25 से कम 25 7 32, हाथ से लगा 3, 25 से कम 25 3 28। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 282 रुपए 50 पैसे, जो कि है तीसरा ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन। आप आसानी से देख सकते हैं और शायद आसानी से आप इस आंसर को निकाल भी पाएंगे। तो पहले का आंसर जो आया वो आया तीसरा ऑप्शन। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का हिस्सा, एक बार इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक दी गई है। मैं पहले क्वेश्चन सही करा दूं, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा करेंगे। यहाँ पे जो होगा वो ये होगा 1/4 हिस्सा 25% लाभ पे, और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं मैं आपको। 2 तरीके बताएंगे, आपको जो बेहतर लगे वो करिए। कह रहा है 1/4 हिस्सा इसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 में से एक हिस्सा जो गया वो 25% के प्रॉफिट पे गया। 25% के प्रॉफिट पे गया। प्रॉफिट को प्लस साइन के साथ लिख लीजिए। अब बचे हुए जो 3 हिस्से हैं वो गए हैं आपके शेष स्टॉक को 19% के प्रॉफिट पे गया, तो वो गए हैं 19% पे। तो ओवरऑल अगर यहां पे देख पाएंगे 25 से कम 25 और 19 से 57 और 25 82% का लाभ हो रहा है। टोटल 4 चीजों पे अगर 82% का लाभ है तो जो इसका ओवरऑल लाभ होगा वो होगा 20.5%। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो 20.5%। ये इसका सही आंसर हो गया। एक तरीका हो गया इस सवाल को करने का, ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर 1/4 चीजों को इसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है तो ये क्या हो गया, 1/4 इंटू कर दीजिए यहां से, ये हो गया आपका 25%। ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे। और अगर बाकी का कह रहा है कि और शेष स्टॉक 3/4, शेष बचा कितना स्टॉक है 3/4, ये 19% प्रॉफिट पे। यहां से भी अगर आप इसको हल करेंगे तो इस तरीके से भी आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 20.5% ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप दोनों में से जिससे कंफर्टेबल है आप वो तरीका यूज करिए, बट जो आपका आंसर आएगा वो 20.5% ही आएगा। तो दूसरे का भी आंसर जो आया वो थर्ड ऑप्शन आया। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आसानी से करिए, पढ़ के करने की कोशिश करिए। 3 संख्याओं का औसत जो आपको गिवन है वो गिवन है 180। देखिएगा इसको भी हम आपको 2 तरीके से ही बताएंगे कि 3 संख्याओं का औसत 180 गिवन है। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याओं के बारे में कुछ रिलेशन जरूर दिया गया होगा। औसत 180 कह रहा है यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तो अगर पहली संख्या 3x है तो 1/3 से 10 अधिक, तो तीसरी संख्या x + 10 हो गई ये। और कह रहे हैं दूसरी संख्या से 5 कम है। ये जो दूसरी संख्या से 5 कम है तो ये 5 ज्यादा कर दीजिए, ये हो गई आपकी x + 15। यहां से आप तीनों संख्याओं को देख पा रहे हैं कि तीनों संख्याएं हैं। अगर हमें इनका एवरेज देखना है तो यहां से इन तीनों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 5x + 25 ये। और एवरेज देखना है तो अपॉन 3 कर दीजिए, और इसका वैल्यू सवाल में आपको पता है 180।
तो यहां से जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 5x प्लस 25 बराबर कितना आ गया, आप देखेंगे 18×53 आपका आ गया 540। इसको उधर भेजेंगे तो 5x बराबर आपका आ गया 540 में से जैसे ही घटाया तो ये आ गया आपका 515, 540 में तो x का वैल्यू आ गया 103। अगर x का वैल्यू 103 है, आपसे पूछा कौन सा संख्या गया है, तीसरी, तो अगर तीसरी संख्या पूछी गई, अगर आप यहां पे उठा के रखेंगे x की वैल्यू तो 103 और प्लस 10, तो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 113। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो 113, फर्स्ट ऑप्शन। क्या आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक तरीका तो आपका ये हो गया इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका देखिएगा, अगर आप x नहीं मानना चाहते हैं तो आप यहां से पहली, दूसरी, तीसरी संख्या, बट दिमाग इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा जब आपको x नहीं मानना है। तो कह रहे हैं पहली संख्या का 1/3, तो अगर पहली संख्या 3 है, 1/3 करेंगे 1, और ये 10 ज्यादा है तो प्लस 10 यहां पे साइड में लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरी संख्या से ये 5 कम है तो दूसरी संख्या 1 तो होगी लेकिन इससे 5 ज्यादा होगी तो ये एक्स्ट्रा कितना हो गया 15। अब आप क्या करिए, अगर तीनों संख्याओं का एवरेज 180 है तो टोटल 540 होगा। 540 में से जो 25 अधिक है इसको कम कर दीजिए, और ये बराबर हो गया 3 2 5 के बराबर। तो 5 का वैल्यू आप देखेंगे यहां से कि आप देख पा रहे हैं कि 515 आ गया, तो एक यूनिट का वैल्यू जो देखेंगे वो 103 देखेंगे, 103 देखेंगे। ये पूछा जा रहा है तो एक यूनिट का वैल्यू 103 और 10 और तो उठा के कितना देख पाएंगे 113। तो एक ये तरीका भी है इस सवाल को करने का, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिना एक्स के करें तो ये कर लीजिएगा, और अगर एक्स मान के करेंगे यहां पे कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी, आपको ये बात याद रखिएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो तीसरे का सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक एक सवाल को बहुत प्यार से पढ़ पढ़ के करने की कोशिश करते चले जाइएगा। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर पढ़िए। कह रहा है कि मानिए कि x एक इस प्रकार की धनराशि है जैसे ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। तो ए और बी के जो हिस्से हैं वो 3:5 के अनुपात में, ये देखिए। और आगे कह रहा है कि बी और सी के हिस्से 4:7 के अनुपात में, बी और सी के हिस्से 4:7 के अनुपात में। ये पता है आपको, यदि बी और सी के हिस्सों का जो अंतर है वो 1455 रुपए है तो एक्स का मान बताना है। तो अगर बी और सी के अंतर, देखिए बी और सी का अंतर तो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए इसके रेशियोज को मर्ज कर लीजिए। तो जैसे ही आप रेशियो मर्ज करेंगे, ये 3 5 और ये 4 7, आप मर्ज करेंगे ए बी सी को, तो जो आपके रेशियोज बन जाएंगे वो बन जाएंगे 12 20 और 35। जो आपके रेशियो बन गए वो बन गया 12 20 और 35। ये ए बी सी के रेशियो बन गए। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स का मान, मतलब टोटल बताना है। यहां से बी और सी का अंतर आप देख पा रहे हैं 15। इस 15 का वैल्यू जो आपको पता है वो 1455 पता है, और आपको जो वैल्यू चाहिए वो टोटल चाहिए। तो ये 55 55 और 12 67 का वैल्यू चाहिए। तो पहले एक यूनिट का देख लेंगे, 15 9 है 135 बचा 10, 15 7 105। अब 67 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो जो आपका आंसर आएगा 97 इंटू 67। आप देखिए यहां से 7 इंटू 7 यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे यूनिट डिजिट 9 है। तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है 9, यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है, तो जो आपका साफ साफ आंसर आ जाएगा वो 6499 रुपए हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो पहला ऑप्शन। मल्टीप्लाई मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं पांचवें नंबर पर, देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत आराम से कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि BODMAS कैसे यूज होता है और कहां पे यूज होता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको ये दे रखा है 52 - 4 ऑफ। तो देखिए जहां जो सवाल, जो चीजें आसानी से हल हो सकती हैं, जैसे ही आप 17 - 12 देखेंगे तो ये आपका 5 हो गया, एक ब्रैकेट तो यहीं से सॉल्व हो गया। जब आप इसको उतार रहे हैं तो जो जो सॉल्व कर लिया उसको लिखते जाइए। 52 - 4 ऑफ 5 दे रखा, तो ये 4 पंचे कितना हो गया 20, प्लस 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो गया 28। उधर से जब आप डिवाइड करके लाएंगे तो ये पहले आप डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, तो ये जो बन गया ये 10 बन गया। यहां से देखेंगे 52 8 60 बीट 80, 80 में से 20 घटाया तो 60, और 60/10। तो फाइनली जब आपने आंसर देखा तो वो कितना देखा 6। तो जो आपने इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा, इसका आंसर कितना आया 6, तो इसका आंसर हो गया 6। मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांचवा बढ़ते हैं छठवें नंबर पे। कुछ कठिन नहीं है, आप प्रॉपर आराम से एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं आपको, बस यहाँ पे आप अच्छे से कोशिश करिए कि हर एक सवाल का लैंग्वेज आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए। कुछ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपको बहुत आगे भी जितने टाइम बचा हुआ है उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं मैं उतने सेट करा दूंगा। सेट कराने से एक्चुअल फायदा ये क्या है, आपको हर एक तरीके के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपको हर तरीके के क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो एक एक करके सारे सेट्स को करते चलिएगा। चलिए चलते हैं छठे नंबर पे, चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये देखिए छठे नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है।
चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। कह रहा है एक जो छूट दी गई है वो दी गई है 25% की। एक 25% की छूट है और अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% की 3 छूटें देते हैं। एक छूट दे रखी है 25% की और उसी पे 3 तरीके की छूटें दे रखी है 5%, 10%, 12% और 10%। इन 3 छूटों को अगर हम देखेंगे तो ये किस एकमात्र छूट के बराबर होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों की छूट को एकल छूट बना लेंगे, एक सिंगल डिस्काउंट बना लेंगे, तो वो आप आसानी से देख पाएंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। ऐसे केसेस में जब 2 डिस्काउंट दिए हों और एक डिस्काउंट निकालना हो तो क्या करते हैं, डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 करें तो ये जो ओवरऑल डिस्काउंट होता है 2 लोगों में वो निकल के आ जाता है यहां से डिस्काउंट में। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये 12 5 17, 17 माइनस 12 पंचे 60/100 करेंगे तो 0.6। जैसे ही आपने इसको घटाया तो ये आ गया आपका 16.4। समझदारी देखिएगा, ये 16.4 है और दूसरा 10% है। अब अगर आप इन दोनों को मिला के एक और डिस्काउंट बनाएंगे तो आप देखेंगे 16 10 कितना हो गया, 26.4। तो यही हो गया जोड़ने पे, माइनस जैसे ही आपने इन दोनों का गुणा किया तो ये हो गया 164। 1.64 आप इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे अगर 1.64 आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, ये हो गया आपका 76। 10 में 4 गया 6, 13 में 6 गया 7, 25 में गया 24। तो ओवरऑल इन तीनों डिस्काउंट के बाद जो सिंगल डिस्काउंट बनी वो बन गई, इसकी कितनी बन गई, अब अगर आप देखेंगे कि बन गई 24.76%। और सवाल में जो सिंगल दे रखा था 25%। अगर इन दोनों का डिस्काउंट का परसेंटेज देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो डिस्काउंट का जो अंतर है, सॉरी डिफरेंस देखेंगे वो 0.24% होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा। ये इस सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका है। कुछ लोग सक्सेसिव से करने जाएंगे, सक्सेसिव से दिक्कत कहां आएगी, 5% को लिखेंगे आप 20 से 19, उसके बाद 12% को लिखेंगे आप 25 से 22 डिस्काउंट के बाद, कि 12% को 25 से 22, और 10% को लिखेंगे 10 से 9। इसके बाद जो आप सॉल्यूशन करेंगे ना वो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, ये थोड़ा सा इजी है, आंसर इससे भी आ जाएगा बट ये बेहतर है कि आप इससे कर ले। ये हो गया आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलते 7वें नंबर के, कि 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धन पर, ये भी बहुत बढ़िया सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का। ऐसे सवालों पे काम करके जाइए क्योंकि आप जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे सवालों पे बहुत काम करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन। तो 3 वर्ष का जो आपको अमाउंट दे रखा है, 3 इयर्स का जो आपको अमाउंट पता है वो आपको पता है, जो अमाउंट पता है सवाल में वो आपको कुछ पता है 37,200 रुपए। कितना पता है, 37,200 रुपए। और इसके बाद 5 वर्षों का जो अमाउंट पता है, जो 5 वर्षों का अमाउंट पता है वो कितना पता है, 5 वर्षों का अमाउंट पता है आपको कुछ 42,000 रुपए, 42,000 रुपए। अब आपको क्या बताना है कि उसी धनराशि पे, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको प्रिंसिपल की जरूरत है, मूलधन की जरूरत है। कह रहा है उसी धनराशि पे 6% ब्याज की दर से 8 वर्ष में होने वाला 8 वर्ष का आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो पहले यहां से वो प्रिंसिपल निकाल लिया जाए। यहां से आप अंतर देख रहे हैं 2 साल का, और यहां से जो आपको अंतर देखने को मिलेगा 37,200, तो आपका हो गया 2,800 रुपए इधर हो गया और 2,000 उधर, तो ये हो गया आपका लगभग 4,800 रुपए। 2,000 रुपए इधर और 2,800 उधर, तो 4,800 रुपए। तो 2 साल का जो यहां से ब्याज देखने को मिला वो मिला आपको 4,800 रुपए। 4,800 रुपए 2 साल का ब्याज हो गया। अगर 2 साल का ब्याज 4,800 रुपए है तो 1 साल का जो आप साधारण ब्याज देखेंगे ये आपको देखने को मिला 2,400 रुपए। अगर 1 साल का 2,400 रुपए है तो 3 साल का 7,200। अगर 7,200 रुपए आप इसमें से निकाल देंगे तो जो आपका मूलधन बचा वो बचा 30,000 रुपए। कितना बचा, 30,000 रुपए। अगर 30,000 रुपए मूलधन बचा, अब आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे कि 30,000 रुपए मूलधन बचा। अब आपसे बताना है कि 6% की दर से 8 वर्ष का, तो मतलब सीधे 48% निकालने। तो 30,000 रुपए का जब आप 48% निकालने जाएंगे तो आप यहां से देखेंगे 3 अट्ठे 24, 48 144, 14,400। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14,400। आसानी से दिमाग लगाइए क्योंकि बिन प्रिंसिपल के आप ये नहीं निकाल सकते 6% और 8 वर्ष के लिए। तो इस वाले केस से हमने आपका आराम से मूलधन निकाल लिया। मूलधन आया 30,000, 6% 8 वर्ष की दर से साधारण ब्याज निकाल लिया जो कि आया 14,400 रुपए। ऊपर से दूसरी एक बात ये बहुत जरूर याद रखिएगा, चाहे आप सीआई कर रहे हो चाहे आप एसआई कर रहे हो, जब आप अमाउंट्स के डिफरेंस देखते हो तो आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, ये बात याद रखिएगा।
आप इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस देखोगे तो जो मिलेगा आपको वो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ये चाहे आप सीआई कर रहे हो चाहे एसआई कर रहे हो, इस बात को जरूर याद रखें। ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 8वें नंबर पे। देखिएगा कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये एक 3D का क्वेश्चन दे रखा है आपको, आसान क्वेश्चन है, बस केवल एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या रहा है आपसे क्वेश्चन कि 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के स्लैब को पिघलाकर एक घन के आकार में डाला गया। मतलब एक क्यूबॉइड का शेप है और इसको क्यूब के शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और याद रहे, आप जब 2D को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पेरीमीटर सेम होते हैं, और 3D को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके वॉल्यूम सेम होंगे, आयतन सेम होंगे। तो 16, 12, 9 वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं एक घन में, और जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब। ए क्यूब बराबर इसके कर दिया, तो यहां से जब आप ए क्यूब बराबर देखेंगे तो ये हो गया 144, 16 9 144 इंटू 12, ये 12 का स्क्वायर और ये 12 का क्यूब हो रहा है। तो जो ए का वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो आ गया 12 सेंटीमीटर। जो घन की साइड मिल गई वो 12 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जो कि होता है 6a स्क्वायर। 6, अब आपको ए पता है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 इंटू 6 करेंगे, जैसे ही आपने 144 इंटू 6 किया तो ये हो गया आपका 864 के, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे इकाई का अंक 4 आ रहा है। 6 चौको 24, हल का 2, 14 चंग 84 और 2 86, तो 864 सॉरी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 864। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, छोटा सा दिमाग लगा के कि यहां से सॉल्व करके इसकी साइड निकाल ली क्यूब की, और क्यूब की साइड निकालने के बाद उसका देख लिया कि सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, और ए का वैल्यू उठा के रख दिया, तो जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 864 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका जो 8वें नंबर का आंसर आया वो आया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको आगे समझाने की। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखिए। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर देखिए। देखिए सेट पेपर करने से ये बहुत फायदा होता है कि आपको जितना हो सकता है उतना सेट पेपर लगाइए। एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए डेली। एक मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इन सब चीजों का। एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए और कोशिश करिए कि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको भी करते रहिए, क्योंकि इससे फायदा बहुत मिलता है। अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप का आपको सवाल सीखने को मिल रहा है। टॉपिक वाइज लगाने से एक ये दिक्कत है कि आप एक टॉपिक पे काम कर रहे हो और दूसरे टॉपिक पे पीछे होते जा रहे हैं। मॉक लगाने से या सेट पेपर लगाने से हमेशा ये फायदे हैं कि आपको सारे टॉपिक एक साथ कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखने को मिलता रहता है। तो ये जरूर लगाते रहिए। कह रहे हैं एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए भाई ठीक है, ये दे रखा है एक्स वाई के बारे में। वाई और जेड के बारे में दे रखा है कि ये किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जेड और एक्स के बारे में दे रखा है कि ये मिलकर इसी काम को आपका कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम करें, इनके एलसीएम को टोटल वर्क मान लिया जाए। इनका एलसीएम आया 60, एक्स और वाई का एफिशिएंसी हो गया 5 और वाई और जेड का हो गया 4। सॉरी देखेंगे, एक्स और वाई का जो एफिशिएंसी होगा वो होगा 6 और वाई और जेड का जो होगा वो 5 और जेड और एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब इस सवाल को भी हम आपको 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा कि यहां से इन तीनों की क्षमताएं जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये आपको यहां से इन तीनों की क्षमता का टोटल मिला, जो कि आपको पता है 6 5 11 4 15 है। तो अगर यहां से x प्लस वाई प्लस जेड देखेंगे आप तो सब साफ साफ देखने को मिल रहा है, वो हो जाएगा 7.5। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में y प्लस जेड को रख दें, क्योंकि जो हमें अकेले x से काम करवाना है तो हमें x की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। और y और z की एफिशिएंसी आप देख पा रहे हैं कि y और z की जो एफिशिएंसी मिल रही है वो मिल रही है 5। तो y z की एफिशिएंसी 5 है, तो जो x की एफिशिएंसी मिल जाएगी वो आपको आगे 7.5 में 5 लेस कर देंगे तो 2.5। अब आपका वो जो 60 जो वर्क है वो पूरा x से करवाना और इसकी एफिशिएंसी 2.5 मिल गई है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 25 दूना 50, 50 10, 25 चौको 100। तो x अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में। एक तरीका आपका ये हो गया, इससे भी आपका आंसर जो मिला वो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, 24 दिन। आप इससे कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक और तरीका बता रहे हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ समझिएगा कि दूसरा तरीका हम आपको जो बता रहे हैं वो क्या है। दूसरे तरीके में हमने आपको ये बताया कि आप क्या करिए, जो आपको वर्क दे रखा है इसको डबल कर दीजिए। 60 का डबल कितना हो गया 120, और आपको जिसके दिन निकालने हैं वो कहाँ कहाँ है इसको मेंशन करिए, इस जगह और इस जगह x के दिन निकालने। तो इन दोनों को जोड़ के जो बचा उसमें घटा लीजिए। 6 4 10, 10 में 5 घटा लीजिए तो बचा कितना 5।
तो आपके यहां से भी सीधे सीधे दिन आ जाते हैं, तो कितने दिन आ गए, 24 दिन। तो एक्स के जो दिन आ गए वो 24 दिन यहां से भी आ गए। तो आपको दोनों में जो उसमें आप कंफर्टेबल हो आप उससे करिए, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे। सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां से बहुत आसानी से आंसर निकल आता है। तो 9 नंबर का आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है कि हाँ ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल। इसको आप कोशिश करें ऐसे सवालों को अक्सर कि एवरेज मेंटेन करके ही करें। उससे फायदा क्या होता है, टाइम बहुत बचता है। आपको दे रखा है कि 600 संतरे और 400 केले दे रखे हैं। जो आपको ऑरेंजेस पता है, जो संतरे पता है वो पता है 600, और जो आपको केले पता है, अनानास पता है, वो कितने पता है आपको, ये आपको पता है 400। इसमें से 30% केले सड़े निकल गए और उसमें 18%, और आपको अच्छे फल बताने, तो सड़े वाले निकाल दीजिए। 30% संतरे खराब थे तो अच्छे कितने हो गए, 70%। और अगर 18% केले खराब थे तो अच्छे कितने बचे, 82%। एक तरीका आप क्या कर सकते हैं कि यहां से इनको सॉल्व करके टोटल अच्छे फल निकाल के और 1000 पे उतना परसेंटेज देख लीजिए। तो एक तरीका वो है, कहिए तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि क्या कि आप 600 का 70% देखेंगे तो 420 फल ऑरेंजेस से अच्छे हो गए। 420 का जैसे ही आप 80% देखेंगे तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ये हो गया। तो यहां से अच्छे फल जो आए वो 8 और 2 2 4, 4 3 7, 748 फल अच्छे आए टोटल 1000 पे। तो 100 पे कितने अच्छे होंगे आप ये देख सकते हैं। यहां से 100 से जीरो खत्म, 74.8% फल ऐसे हैं जो अच्छे हैं। एक तरीका ये हो गया आपका कि अच्छे फल देखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि आप इससे देख लेंगे कि अच्छे फल कैसे कितने हो गए। और एक तरीका आपको हम बताते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा कि हमने आपको बताया एवरेज से सवाल को कैसे करें। जब आप इसको एवरेज से करेंगे तो आप क्या करिए, 70% वाले को थोड़ी देर के लिए पूरा वैल्यू मान लीजिए अच्छे फलों का। देखिए यहां से तो ठीक है ये, लेकिन यहां से 12% ज्यादा है। अगर 12% ज्यादा है और आप इसको रेशियो में बना लीजिए, तो किस रेशियो में बन रहा है, 3:2 पे। आपको पता है कि 2 पे ज्यादा है तो 2 इंटू कर दीजिए, और ये बटेगा कितने में, 5 लोगों में। तो 24/5, और 24/5 का मतलब होता है आपका 4.8, 4.8। तो यहां से भी आप देख पाएंगे कि कितना हो गया, 74.8%। ये जब कई बार यहां पे तो सरल वैल्यूज थे, 600 और 400 थे, तो इस वजह से ये वाला आसान पड़ गया। लेकिन कई बार इस तरीके की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, जब वैल्यूज थोड़ी सी टिपिकल होंगी तब आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अभी यहां नीचे बेस पे 1000 बन रहा था तो आसानी से कट गया। मान लीजिए बेस पे 400 से 70 बन रहा होता तो डिवाइड करने में टफ होता, तब आप इस तरीके से बनाते रेशियो करके और बहुत आसानी से बन जाता। तो देखिए आप कैसे कंफर्टेबल हैं। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से करिए, और इन केस कभी टिपिकल आता है, टफ आता है, तो आप इस तरीके से करिए। तो 10वें नंबर का जो सही आंसर हुआ वो हो गया 74.8, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं 11 नंबर पे, देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए ये एक आपको 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने की कोशिश जरूर करिए कि क्या दे रखा है। मुझे लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति एक नाव से धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है। धारा की चाल बतानी है। मुझे नहीं लग रहा है इसमें पेन चलाने की जरूरत है। अगर आप दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं तो नाव की चाल आती है, और सब्सट्रैक्ट करके हाफ करते हैं तो धारा की चाल आती है। 9 में 7 घटाया 2, आधा कर दिया, धारा की चाल आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। पेन भी मत चलाइएगा इस सवाल में, अगर पेन चला रहे हैं तो फिर बेकार है आपका ये सवाल करना। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए, ये कुछ ठीक क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। चलिए ठीक है भाई, यदि उसे आने और जाने में कुल 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है। देखिए बहुत आसान सवाल है। घर से कार्यालय गया और घर से कार्यालय वापस आया, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सबको पता है कि ये रेशियो से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चाल एक की पता है, जब जा रहा है तब चाल पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वापस आ रहा है तब चाल पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से इनकी जो चाल के रेशियो बन जाएंगे तो बेटा कितने बन जाएंगे, 2:1। तो समय का रेशियो कितना होगा, 1:2। समय का अनुपात कितना हो गया, 1:2। यहां से टोटल टाइम 3 का वैल्यू सवाल में पता है 6 घंटे। अगर 3 का वैल्यू 6 घंटे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 घंटे। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटे तो जाते टाइम उसको लग रहा है 2 घंटे और आते टाइम लग रहा है उसको 4 घंटे।
अब आपको वहां से उसकी दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर क्या करना है, चाल इंटू समय। ये आपको चाल पता है, ये आपको समय पता चल गया, तो 4 इंटू 2, तो दूरी पता चल गई, वो कितनी पता चल गई, 8 किलोमीटर। आप इधर से भी कर सकते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटे 4 घंटे में, तो भी आप 8 किलोमीटर देख सकते हैं। तो जो दूरी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। रेशियो से बनाइए, जब भी कभी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट का क्वेश्चन मिले तो कोशिश करें कि उसको रेशियो से ही बनाए। तो 12 नंबर का जो सही आंसर आया है वो चौथा ऑप्शन, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, एक एक करके आराम आराम से करते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कुछ सीआई का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है एक निश्चित, सीआई का नहीं है सॉरी, एसआई का ही है, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना है और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना है। 18,500 रुपए की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर से 4/2/5% ब्याज दर से 4/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए पहले वाले केस से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना मैंडेटरी हो गया है। क्यों मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मूलधन है उसको बदल दिया गया है ना, मूलधन बदल दिया गया। अगर प्रारंभिक मूलधन पे कहता तो जो ब्याज है उसको निकाल के डबल कर देते, 4/2/5 का, आप आसानी से निकाल पाते। तो पहले क्या करते हैं, आपको 3 वर्ष का अमाउंट पता है। ऐसा एक सवाल आप थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं कि 3 वर्ष का, और मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी, 3 वर्ष का अमाउंट पता है 17,925 रुपए, और आपको 7 वर्ष का जो अमाउंट पता है ये आपको पता है 21,825 रुपए, 21,825। तो यहां से देखेंगे इनका अंतर वो दिख रहा है आपको 4 साल का, और यहां से जब आप अंतर देख रहे हैं तो वो आपको दिख रहा है 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, जहां पे बचा 18 में 9 गया 9, और यहाँ पे बचा आपका 20, 20 में 17 गया 3900। 4 साल का ब्याज अगर 3900 रुपए मिला है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे 4 नेम 36 बचा आपका, 4 नेम 36 के बाद 3, तो इसे 3 से भाग देंगे तो 975 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज अगर 975 है तो इसमें 3 साल का जब आप ब्याज देखेंगे तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 75, 3 225, 2 बचा 3 नेम 27 और 2 कितना हो गया 29, 925 रुपए। तो अगर आप 17,925 में 925 रुपए घटा देते हैं तो आपको यहां से ये मिल जाएगा कि मूलधन उसका कितना रहा होगा, तो मूलधन आपको मिल गया 15,000 रुपए। कितना मिल गया, 15,000। 17,925 में अगर 2,925 रुपए 2,925 रुपए घटा देंगे तो 15,000, और 1 साल का ब्याज जो मिला है वो आपको 975 रुपए मिला है, इंटू क्या कर दीजिए 100, तो यहां से ब्याज की दर आपको मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी कभी आपको साधारण ब्याज से निकालने में ब्याज की दर निकालनी है तो आप 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 करेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 कर दिया। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा 10, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, और बचा आपका 15 छक्का 90 के बाद 7 15 बना 75। तो यहां से जब आप ब्याज की दर देखेंगे वो आपको देखने को मिल रही 6.5%। हमको मेन चाहिए थी 6.5% ब्याज की दर। अब इसके बाद जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, देखिए अब आपको पता है कि 18,500 रुपए का, अब इससे डबल मतलब 13% ब्याज की दर से, 5 को 20, 20 दो 22/5, मतलब एक बार में ब्रेक कर लिया, 22/5 वर्ष का आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ब्याज कितना होगा, तो अब कुछ नहीं बचा, अब आप आसानी से कर सकते हैं कि यहां से देखा 13 दूनी 26, 18,500 का निकालिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और बचा कितना आपके पास 26 के बाद 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया 28, ये 13 दूनी 26 और ये बटे कितना करेंगे आपका, ये हो गया 500। जैसे ही आपने 500 किया ये 0 से 0 खत्म, जैसे ही आपने इसको काटा 5×15 के बाद बचा इसके पास 5×15 के बाद बचा 3, 5 7 35, 7। देखिए 7 6 42, इकाई का अंक किसमें मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है इकाई का अंक। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10,582 रुपए। फिर से देखिए कैलकुलेशन पे खेला है, कैलकुलेटिव किया है थोड़ा सा, वहां से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कठिन नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन प्रोसेस पता है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, पूरा सॉल्विंग नहीं करनी है आपको, यूनिट डिजिट से आंसर मिल जाएगा। पहले आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो यहां से ब्याज की दर 6.5% आ गई, और अब की बार क्या कहा है, 18,500 रुपए की धनराशि पर पहले से दोगुनी ब्याज दर पर। तो पहले वाली ब्याज की दर 6.5% थी, तो दोगुनी करेंगे तो अब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 13%, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड सॉल्व करने के बाद जो आपका, मैंने यहां से 7 और 6 से यूनिट डिजिट देखा कि 2 आएगा, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 2 होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां का आंसर यूनिट डिजिट 2 आ रहा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। प्यारा सवाल है, करिएगा बहुत अच्छे से। चलते हैं 14 नंबर की तरफ। देखिए आज काफी क्वेश्चन इसमें जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं एसआई के, साधारण ब्याज के। पिछले सेट में हमने देखे थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे
प्रॉफिट एंड लॉस के। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं एसआई के। ऐसे ही सेट बनाए जाते हैं, कभी किसी सेट पे कुछ, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके में कौन सा फंसता है। कह रहे हैं 12,100 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जब इन्हें 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो दोनों भागों के बीच का अंतर का 75% बताना। बहुत बढ़िया सवाल। पहले वाले भाग को 3 वर्ष के लिए ब्याज की जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6%, और दूसरे वाले को दे रखा है 4 वर्ष के लिए, और इसको ब्याज की दर दे रखा है, इसको भी 6%। देखिए ऐसे सवालों को करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। 6 3 18 और 100 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 118। 6 चौको 24, 100 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपको 124। अभी आपके ये मूलधन के अनुपात नहीं है, अब आप इनको काट दीजिए जितना कट रहा है। तो ये 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 9 18, और ये भी 2 से कट रहा है, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब नहीं कट रहे हैं तो जो इसको पलट देंगे तो अब आपको जो मूलधन के अनुपात बन गए वो आपको देखने को मिल गए 62 और 59। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हाथ से लगा 1, 6 5 1 11 1 12, तो यहाँ से 121 का वैल्यू हमको पता चल गया 12,100। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 100, 1 यूनिट का वैल्यू 100 आ गया। तो यहाँ से अंतर जो आप देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 300। अब 300 का हमको 75% ज्ञात करना है, जो कि बहुत आसान हो गया। 225 कितना हो गया 225। तो इस ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको 225 आंसर दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है मुझे फोर्थ ऑप्शन जिसका आंसर 225 है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक छोटे से पॉइंट का याद रखना है कि आपको करना क्या है। अगर ये ब्याज कहता तो 100 नहीं जोड़ा होता, जो 100 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ के रखा है ये इस वजह से जोड़ के रखा है क्योंकि सवाल में अमाउंट की बात की गई है। तो 18 ब्याज था, 100 को जोड़ लिया तो 118, इसमें 24 ब्याज था, 100 को जोड़ लिया 124। पहले रेशियो बना के बाद में पलट लिया। ये 2 पे सवाल बन रहा है, यहाँ पे 2 पे बना है, ये सवाल 3 पर भी बन सकता है। तो याद रखिएगा पहले आप रेशियो बना के उसके बाद एलसीएम लेके उसको पलट लीजिएगा, जो अनुपात आएगा वो आपका प्रिंसिपल या मूलधन के अनुपात आ जाएंगे। उसके बाद आपको जैसे चाहें वैसे पैसा बांट सकते हैं। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवालों को बिल्कुल करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। ये 14 नंबर हो गया। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, हाँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मन लगा के करें तो बन जाएगा आपका आसानी से। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ 19 है। देखिए अगर एचसीएफ 19 है तो तुरंत संख्याएं मान लीजिए 19A और 19B। अगर उनका जो एचसीएफ पता है वो 342 पता है तो 19A प्लस 19, सॉरी, योगफल जो पता है वो 342 पता है। तो अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन मिल रहा है वो 19, तो A प्लस B जो आएगा वो आ जाएगा 342/19। जैसे ही आपने 19 से काटा तो 19 से कम 19 बचा 15 और 19 8 152, तो A प्लस B जो आ गया वो हो गया आपका 18। अब आपको पूछा क्या गया है कि संख्याओं के ऐसे कितने युग्म बनेंगे। आपको ये देखना है कि कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं जो यहाँ पे लिए जाएं। हमेशा वो वैल्यूज लिए जाते हैं जो नंबर्स को प्राइम हो, जो जिनका एचसीएफ 1 हो, उन नंबर्स को देखना होता है, या जो किसी सेम पहाड़े से ना कटे उन नंबर को देखना होता है। तो जो पहला पेयर देखेंगे वो आप 1 और 17 देखेंगे, फिर 2 16 नहीं बनेगा, 3 15 नहीं बनेगा, 4 14 नहीं बनेगा, फिर एक और जो बनेगा वो 5 और 13 बनेगा, फिर 6 12 नहीं बनेगा, फिर एक और जो बनेगा वो 7 और 11 बनेगा। 7 11 के बाद आप 8 10 को नहीं देख सकते, आप 9 9 को नहीं देख सकते। बस इसके बाद आप एक भी पेयर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 9 9 के बाद जो होगा फिर वो 10 8 घूम के आने लगेगा। तो उसके बाद आप जो पेयर देखेंगे तो 1 2 और 3, तो ऐसे कितने युग्म संभव है। तो जो आप आंसर लगाएंगे वो सेकंड ऑप्शन लगाएंगे कि 3। कितने युग्म संभव है, 3। बहुत आसानी से करें, बहुत सोच समझ के करें, ऐसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हो गया 15 नंबर। अब चलते हैं 16 नंबर पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल दिख रहा है मुझे, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, फिर भी देख लीजिएगा। आप देखेंगे ये सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे, 5 3 15, ये सबसे पहले आपने ये सॉल्व किया। उसके बाद आप क्या करें, ये 5 6 ऑफ 2 दे रखा है तो यहां से 12 कर लीजिए, प्लस 3 × 7/15 हो जाएगा। तो ये जो फाइनली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आएगा वो आ गया आपका 21/15। 21/15 आ गया ब्रैकेट सॉल्व करने का। तो 15 और 12 180, 180 और 21 को जोड़ेंगे तो यहां से आप देख पाएंगे कि आप यहां से जो देखेंगे 15 12 180, 15 × 12 करेंगे तो 180 और 21 को जोड़ेंगे तो 201/15। 201/15 को डिवाइड को पलटेंगे तो 15 बटे कितना हो गया 201। तो ये फाइनली जो आपका आंसर आएगा कटने के बाद 3 5 15, इसको 3 से काटेंगे 3 18, 3 7 21, 25/67। इसका जो सही आंसर होगा वो 25/67। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ जी सेकंड ऑप्शन। तो जो आपका आंसर सही होगा 16 नंबर का वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, जिसका आंसर कितना रहा है 25/67। तो ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा।
कह रहा है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा है आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहां से एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंकु बनाया गया है, शंकु छेद किया गया है। तो शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। बात याद रखिएगा, अगर शेष फेस का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। आप पहले से देख लीजिए कि एक्चुअल इस सवाल में हुआ क्या है। एक ही आपको सिलेंडर का शेप दे रखा है, इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सिलेंडर का शेप दे रखा है, इसमें किया क्या गया, एक कोन बनाया, कोन ऐसे करके बना दिया गया। अब ये कोन ड्रिल से ड्रिल किया गया है। अगर ये कोन ड्रिल किया गया है, अब इसका जो आधार का डायामीटर पता है वो हमको कुछ पता है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट पता है वो हमको पता है 6 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इससे जो टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ध्यान दीजिएगा, इससे जो कोण निकाल लिया गया। तो हम क्या करें, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले क्या करें, ये जो सिलेंडर है इसका हम कट सरफेस एरिया देख लें, साइड का। वो आपका क्या होता है 2 पाई आर एच। ध्यान से समझते जाइएगा, 2 पाई आर एच प्लस। अब ये देखिए कोन के जो फेस है, कोन जो निकाला गया, तो ये भी अब सरफेस एरिया में, जो टोटल सरफेस एरिया में ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसका कट सरफेस एरिया देख लीजिए, तो वो क्या हो गया पाई आर एल। और ये जो नीचे वाला बेस है ये भी आपका ऐड होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। अब इसमें जो जो टर्म्स की जरूरत है, देखिए पाई में आंसर आ रहा है तो पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई, रेडियस इसकी कितनी मिल गई आपको, ये रेडियस पता है 8, क्योंकि डायमीटर 16 है तो रेडियस 8 होगी। हाइट 6 है तो ये 6 लिख लीजिए प्लस पाई। आर आपको कितना पता है 8, और यहां से एल स्लेंट हाइट की जरूरत है। ऊंचाई 6 है, त्रिज्या 8 है। तो अगर समझदार हैं आप लोग, 6 है ये 8 है, तो जब आप स्लेंट हाइट देखेंगे, ये वाली हाइट आपको जो पता है, ये आपको कितनी पता है 6, ये 6 है ये 8 है, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम से ये जो साइड आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 10। इसको लिख लीजिए प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई, रेडियस आपको 8 पता है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। इसको आप हल कर लीजिए, ये हो गया 8 छंग 48, 48 दूना 96 पाई, 96 पाई प्लस ये देखेंगे तो ये कितना हो गया 80 पाई प्लस ये देखेंगे तो कितना हो गया 64 पाई। अब तीनों को उठा के जोड़ लीजिए तो 96 4 100, 100 और 60 160 और 80 कितना हो गया 240 पाई। क्या किसी ऑप्शन में 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन, तो जो इसका सही आंसर होगा वो 240 पाई। तो मेरे हिसाब से जो हमने आपको समझाया है फिगर बना के, ये समझ में आ गया होगा। इससे कोण निकाला गया है और कैसे निकाला गया, देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिए। और एक ही क्वेश्चन का वैल्यू ना बहुत है आपके एग्जाम में, तो इतना अच्छे से करिए कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं जो दे रखी है वो दे रखी है 3:4 के अनुपात में, ठीक है। तो देखिएगा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। कह रहा है यदि पहली संख्या का 60% 144 है। चलिए ठीक है भाई, देख लेते हैं 3:4 के अनुपात में पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 3 का 60% जो पता है वो 144 पता है। आप आराम से इसको हल करिए, कभी दिक्कत नहीं है इन सब सवालों को हल करने में आपको। 18 8 144, तो एक यूनिट का वैल्यू 80 आ गया। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरी संख्या आ गई वो 320 आ गई। अब आपको चाहिए 320 का 30%, और आप आसानी से हल करके बता सकते हैं कि 320 का जो 30% होगा वो होगा 96। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो थर्ड ऑप्शन। फिर से देखिए किया क्या मैंने, आपको दो संख्याएं पता थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। आपको पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या मैंने 3 मान ली, और 3 का 60% जो हमको पता था वो 144। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, आपको आया 80। एक यूनिट का वैल्यू 80, तो पहली संख्या 240 और दूसरी संख्या 320 होगी। अब आपको दूसरी संख्या का 30% निकालना है, तो 320 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 96। तो इसका सही आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का, फिर से टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। पढ़ेंगे फिर पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। कह रहा है P किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में करता है और Q उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कुल 210 रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो Q को कितने रुपए मिलेंगे। चलिए ठीक है भाई, P 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, तो P पूरा काम करता है 18 दिन में।
अगर 1/3 भाग 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। और Q 1/4 भाग 9 दिन में करता है तो Q पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। तो यहां से एलसीएम आया 36, 2 और 1। तो अगर इसी काम पे दोनों ने काम किया है तो P को जो भुगतान हुआ होगा वो पूरी राशि में 2 हुआ होगा और Q को जो भुगतान हुआ होगा 1, क्योंकि जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो यहां से 3 का वैल्यू 210 रुपए हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 70। तो जो P को भुगतान हुआ है वो 140 रुपए का हुआ और Q को भुगतान हुआ है वो 70 रुपए का हुआ है। पूछा किसका गया है? Q को। Q को कितने रुपए मिले होंगे? तो जो Q को मिले होंगे वो 70 रुपए मिले होंगे। तो Q, इसका जो सही आंसर होगा वो 4th ऑप्शन। याद रखिएगा कि काम करने में पैसा जो बांटा जाता है वो हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से बांटा जाता है और डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पे जो है वो काम पूरा निपटाया गया, तो जो इनकी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से पैसा बटेगा। तो जो Q को मिलेंगे वो मिलेंगे 70 रुपए इस क्वेश्चन में। तो मिला 70 रुपए। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, कुछ मत करिए ऐसे सवालों में, सिर्फ आप ये देखिए कि क्या टर्म्स इक्वल है। ए बी के मान उठा के रख दीजिए। 5 सत्ते 35 प्लस, जैसे ही आपने बी का 5 चौको 20, ऊपर 35 प्लस 20 है तो नीचे 35 माइनस 20 होगा। 35 और 20 मिला के हो गया आपका 55 और 35 में 20 घटा के हो गया आपका 15। तो जैसे ही आपने रेशियो बनाया तो पानते हैं 15, 11/3। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो चौथा ऑप्शन। इस पर टाइम मत वेस्ट करिएगा, बहुत आसान सवाल है। ए बी के मान उठा के सीधे सीधे रख दीजिए। अगले सवाल पे चल रहे हैं। ये देखिए कह रहा है 2800 रुपए मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देती है, तो जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको डिस्काउंट के परसेंटेज के लिए एक चीज बताई थी कि आप 2 लगातार डिस्काउंट को कैसे सॉल्व करेंगे। एक 25% का डिस्काउंट है और एक 42% का। तो 25% प्लस 42% माइनस, जैसे ही आपने इन दोनों का गुणा किया तो 25 दूना 50 बना 5, 25 चौको 100 और 5 कितना हो गया? 105/100 कर देंगे तो 10.5 घटा दीजिए। 25 और 42 हो गया आपका 42 5 47 10 57 67, 67 में 10.5 घटाएंगे तो ये बचा 56.5। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट बना वो 56.5% का बना। ये देखिएगा आप फिर से समझिएगा कि करना क्या है। 25 और 42 को जोड़ा तो ये हो गया आपका 67 और माइनस उसमें 10.5 घटा दीजिए। जैसे ही आपने 10.5 घटाया तो ये बचा भाई 50 पैसे, यहाँ बचा 6 और ये 6 में गया 5, तो टोटल ओवरऑल डिस्काउंट हो गया 56.5। तो अगर 2800 पे 56.5% के डिस्काउंट के बाद अगर उसको बेचा जाएगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3.5 और 40 वहां से 43.5% पे बेचा जाएगा। आप यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया तो ये हो गया। जैसे ही और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा लेते हैं भाई। जैसे ही आपने इसको 2 से काटा तो ये 14, ये 5, अब यहां से 5 से काटा 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 14 सत्ते 98, 2 ऑप्शन में आ रहा है 8, 14 सत्ते 98 अस्सी लगा 9, 14 अट्ठे 112 और 9 कितना हो गया? 121। तो जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो 1218 रुपए। चौथा ऑप्शन क्या आएगा? चौथा ऑप्शन। फिर से देखिए, पहले आपने ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिया 56.5%, 56.5% और उसका जो बचा हुआ वो प्राइस निकाल लिया। एक दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये भी है, इससे सक्सेसिव से हो जाएगा 25% का डिस्काउंट, तो मतलब 4 से 3, ये 25% और 42% का डिस्काउंट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 से 29, ये डिस्काउंट हो गया। ध्यान से समझिएगा ये। अब आपको 50 चौको 200, मतलब जो एमआरपी पता है, सॉरी 50 चौको 200, 200 का वैल्यू जो पता है आपको वो पता है 2800 रुपए। कितना पता है? 2800। अगर 200 का वैल्यू 2800 पता है तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 14, और आपको बताना 29 ने 87 यूनिट का वैल्यू बताना है, इंटू 14 कर दीजिए। तो यहां से भी आपका 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और 9 121, यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा सा सरल मुझे लग रहा है पहले वाले से। तो दोनों में से आप जिससे कंफर्टेबल है उससे करें। मैं पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं कि दोनों 2 केसेस की पॉसिबिलिटी है, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे करें। सक्सेसिव से कर सकते हैं, नेट चेंज से कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं उससे करें। ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। इसके 21 के बाद 22 नंबर पे चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है 1 से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, और 500 से छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लैंग्वेज पे खेला है कुछ, मुझे लग रहा है ऐसा। कह रहा है 1 से बड़ी एक ऐसी संख्या जो 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, और 500 से छोटी सबसे बड़ी। चलिए 4 5 6 से भाग देने पर, अगर 4 5 6 से भाग देंगे तो ऐसी संख्या जो मिलेगी
वो आपको सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो 4 5 6 से जब आप भाग देंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ गया 5 6 400 सॉरी, जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसका 60। कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर 4, एक 3 और एक 5, तो जिसका एलसीएम आ गया 60। अब 500 से छोटी और 1 से बड़ी, तो अगर आप इसको 8 गुना कर देंगे तो अगर 9 गुना किया तो बड़ी हो जाएगी, 8 गुना, अभी इसको बाय द ऑप्शन करके बताएंगे, तो ये 480 आ गई। कितनी आ गई 480। और हर बार 3 शेषफल बचना है तो 3 उठा के जोड़ दीजिए, तो जो आपकी संख्या बन रही है वो कितनी बन रही है 483। तो जो आपकी संख्या बनेगी वो 483 बनेगी, जो कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी चीज आप यहां पे दिमाग लगाइएगा, छोटा सा दिमाग बाय द ऑप्शन कैसे जाते हैं सवालों में, कि आपको ये बताना है कि जो 4 5 6 से पूरी पूरी विभाजित हो और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो पक्की बात, एक बात ये कंफर्म है कि जो भी संख्या बनेगी 4 5 6 की वजह से उसका इकाई अंक 0 होगा, और 3 शेषफल जोड़ने के बाद तो उसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो आंसर या पहला ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन। उसके बाद अगर हम 3 घटा देंगे तो जो बचा हुआ संख्या वो सबसे पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो 493 में अगर 3 घटाएंगे तो 490, और 490 3 से नहीं कटेगा, लेकिन जो भी आंसर आना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 6 3 से कट रहा है। खैर, अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं इतना ज्यादा, तो हमने आपको सॉल्यूशन बताया, वो भी बहुत आसान है। 4 5 6 कैल्शियम 60 को ऐसे लेके जाना है जो 500 से कम रह जाए और बड़ा रहे, तो 6 8 48 480, अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 540 हो जाएगा, क्योंकि 500 से छोटी और सबसे बड़ी, 500 से छोटी और सबसे बड़ी संख्या 480 हो गई, और 3 शेषफल बचना है तो 3 उठा के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 22 नंबर का जो सही आंसर आया वो कौन सा आया, तीसरा ऑप्शन। चलते 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46, तो सबसे छोटी बड़ी संख्या का योग। जितने भी समझदार पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक बात पता है कि अगर 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताना है। देखिए, एक मेरी बात का याद रखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, जैसे लाइक आप ये कर लीजिए, अगर आपने 10 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की और आपने इस तरीके से औसत देखा है, तो एक छोटी सी बात आप यहां पे समझ लीजिए कि 10 क्रमागत की हो, 20 क्रमागत की हो जाए, जो आपका औसत है वही सबसे छोटी और बड़ी का भी औसत होगा। लाइक आपने ये ले लिया 2 4 6 8, अगर आप 2 4 6 8 इनका औसत देखेंगे तो 5 आ रहा है, और आप 2 8 का औसत भी देखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आप इससे पहले मान लीजिए 0 और 10 ले लीजिए, अगर आपने 6 संख्याएं भी कर दी तो जो औसत आएगा वो भी तो 5 आ रहा है। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको एक सीन समझ में आ रहा होगा कि जो औसत इन संख्याओं का दे रखा है वही औसत आपका पूरा रहेगा, तो जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 46। यही सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन मत करिएगा, लेकिन ये लगातार संख्याएं दे रखी हो तभी आप इसको ये करें। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22, कौन सा नंबर हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 23 नंबर। अब हम आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, 24 नंबर पढ़िएगा अच्छे से। इसको कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है। तो तीसरी संख्या को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 100 है। अगर 100 है, ये 8% अधिक है तो 108, या 28% अधिक है तो 128। अब आपसे कह रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। काट लीजिए भाई, 4 से काटेंगे इसको तो 27 को 108, इसको काटेंगे 4 3 12, 27:32। तो जिसका सही आंसर हो गया 27 अनुपात कितना हो गया, आप देखेंगे 27:32। काटने के बाद जो आपका आंसर बन गया वो बन गया 27:32, सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है, ये कुछ नहीं करना है आपको। तीसरी संख्या को 100 मान के, एक 8% ज्यादा है, एक 28% ज्यादा है, और जो ज्यादा है इन्हीं का रेशियो बताना। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 27 अनुपात क्या हो जाएगा 32। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक आखिरी सवाल जो 25 नंबर इस सेट का। देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया। इसमें आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट लॉस का शायद ये पहला क्वेश्चन होगा। कह रहा है 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी गई। 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी गई, 12 के हिसाब से, और 12 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। 12 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। तो कह रहा है उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए, कुछ मत करिए, ऐसे केसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंडी बराबर कर लें। इसमें 2 का गुणा कर लें और इसमें 2 का गुणा कर लें। तो जैसे ही आपने गुणा किया तो 12 कैंडी आपने 20 रुपए की खरीदी थी, और 12 कैंडी आपने 24 रुपए की बेची। 20 की खरीदी, 24 की बेची, तो फायदा 4 रुपए का हुआ। 20 पे इंटू 100 कर दीजिए, तो जो फायदे का प्रतिशत आ गया वो आप यहां से देख सकते हैं 20%। कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, 20% का। ये हमने बताया आपको बेसिक तरीका जब आपने आपका कैंडी बराबर की। तो जो आंसर आ जाएगा 20% लाभ, ये आ गया चौथा ऑप्शन। आप ऐसे कर सकते थे कि 20 छक्का 120 और 12 12 में 144।
120 से 144 तो 24 रुपए का फायदा हो रहा है। 120 पे इंटू 100 कर दीजिए। देखिए यहां से सीधा सीधा आपको आंसर देखने को मिल रहा है कि आप यहां से देख पाएंगे कि 20% का फायदा हो रहा है। तो आप दोनों में से जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीकों का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको एक एक सवाल को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप ये जरूर बताएं कि आप अंत में 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कंटिन्यूअस जब तक आपका ये जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं वो हो नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार लगे रहेंगे। जरा सी भी अगर आपने लापरवाही की तो पक्का ये आपकी जगह कोई दूसरा ले जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो समझने में कोई भी समस्या हुई तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।